हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिबेंचर्स के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है डिबेंचर्स एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, तो हम लोग उसी चीज को लेके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिबेंचर्स एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से काम करता है। देन आई विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं। और सबसे एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो लोगों को अक्सर होती है कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स क्या ये दोनों सेम चीज है, उसी चीज के डिफरेंसेस के बारे में, क्या क्या स्लाइड डिफरेंसेस डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में है, उस चीज को भी लेके हम लोग एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। सो विद नो फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं डिबेंचर्स के और डिबेंचर्स एग्जैक्टली होता क्या है। सो डिबेंचर्स आर क्रेडिट होल्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। सबसे पहला चीज ये एक तरीके से आप समझ लो कि कोई भी कंपनी को, कोई भी एक ऐसा लेट्स से प्राइवेट कंपनी है, जिस प्राइवेट कंपनी को एक तरीके का लेट्स से उनको कुछ पैसे चाहिए, तो वो अपना फाइनेंशिंग करने के लिए क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जिस कॉन्ट्रैक्ट का नाम होता है डिबेंचर्स। एंड व्हाट दे वुड बेसिकली डू इज दे वुड फाइंड सम पीपल आउट देयर, ठीक है, तो कुछ लोगों को ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट देने का वो दावा करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि कुछ लोग उनको उस चीज के लिए पैसा देंगे। So some people would give the company some money out of it. और ऑब्वियस सी बात है, जहां आप पैसा देते हो कंपनी को, जहां क्रेडिट मिल रही है, तो कंपनी उस चीज को इंटरेस्ट के साथ उस इंसान को वापस करेगी। और ये किस तरीके से होता है, ये टाइम पीरियड के बेसिस में होता है। तो लेट्स से कि कोई डिबेंचर स्टार्ट हुआ है एट द जीरो डेट विच इज टुडेज डेट, और लेट्स से कोई डिबेंचर्स का मैच्योरिटी पीरियड लेट्स से 2 इयर्स तक है। तो इन 2 साल के अंदर बहुत तरीके से पेमेंट हो सकता है। तो किस तरीके से पेमेंट होगा, तो आज जीरो डेट में कंपनी को पैसा मिलेगा, करेक्ट। और कंपनी क्या करेगी कि लेट्स से ये 2 इयर्स को अगर मैं 4 हिस्सों में तोड़ दूं, ठीक है, लेट्स से 4 बार इस 2 साल में पेमेंट होगा, सेमी एनुअली पेमेंट होगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि कंपनी, जिस तरफ से कंपनी को पैसा मिला है, और कंपनी क्या करेंगे, कुछ पेमेंट्स करेंगे इस टाइम पे, जिन भी इंसान से वो पैसा मिला है या फिर जो भी डिबेंचर होल्डर होगा, उस डिबेंचर होल्डर को कुछ पैसा वो वापस करेंगे इन अ रेगुलर बेसिस। और एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, मतलब कि सेकेंड ईयर के लास्ट पेमेंट में वो जो प्रिंसिपल अमाउंट दिए थे, लेट्स से ये 1 लाख रुपए लिए थे, और 1 लाख के कुछ परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे पैसा दिया जाएगा इनको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में, और लास्ट में भी वो पैसे के साथ 1 लाख रुपए भी दिया जाएगा। 1 लाख प्लस जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट अमाउंट दिया जाएगा। सो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डेली बेसिस में आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ रहा है। किस हिसाब से दिया जाएगा वो उस डिबेंचर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। तो एक तरीके से आप एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं इसको बॉन्ड के साथ। बॉन्ड भी कुछ ऐसा ही तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, जहां पे कोई इंसान सबसे पहले आपको पैसा देता है और आप उसको बॉन्ड देते हो। तो जो इंसान पैसा देता है वो बॉन्ड होल्डर बन जाता है। तो यहाँ पे भी वैसे डिबेंचर होल्डर बन गया वो, और उस हिसाब से क्योंकि वो आपको पैसा दिया है, तो आप रेगुलर बेसिस में उसको एक पैसा दोगे जो उस इंसान के लिए कैश फ्लो बन जाएगा, जो आपको फर्स्ट टाइम में पैसा दिया था। एंड देन एट द लास्ट ऑफ दिस मैच्योरिटी पीरियड की लास्ट जो पेमेंट होगा, वहां पे आप उसका प्रिंसिपल अमाउंट, जो पैसा आप लिए थे, वो भी पैसा वापस करोगे। तो बाकी का जो भी पेमेंट्स हो रहा था डेली बेसिस में, वो क्या हो गया, वो एक तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट हो गया, करेक्ट। तो यही होता है बेसिकली डिबेंचर्स, ठीक है। ये एक तरीके का क्रेडिट टेकिंग इंस्ट्रूमेंट ही हुआ, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया, डिबेंचर्स आर क्रेडिट होल्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी ये चीज रिलीज करती है, रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम के बाद इसको रिडीम किया जाता है, मतलब एक टाइम के बाद आपको उसका मैच्योरिटी पीरियड खत्म होता है एंड यू गेट ऑल द मनी बैक, ठीक है, इफ यू आर द इन्वेस्टर। और ये मे बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज समझने लायक है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट 2 तरीके का बन सकता है, ठीक है। ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गया, क्योंकि कंपनी आपसे लोन ले रही है। तो यहाँ पे 2 इंसान है, एक है कंपनी, ठीक है, और एक है जो इंसान, लेट्स से उसका नाम ए मान लो आप, जिसने पैसा एट द फर्स्ट टाइम दिया। अब जब भी आप कोई चीज पैसा देते हो तो उस चीज के लिए आप कुछ गिरवी में लेते हो, राइट, यू टेक सम कोलैटरल। अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो लेट्स से आप बैंक से कुछ लोन लेते हो, तो बैंक को आप कुछ ना कुछ कोलैटरल रखते हो। लेट्स से आपने कुछ घर का लोन लिया है, तो घर का आप मॉर्गेज में रखते हो वो चीज, राइट। तो कोलैटरल में आप एक चीज रखते हो, वो चाहे ज्वेलरी हो सकती है, वो कोई पर्सनल एसेट हो सकता है। क्यों रखा जाता है वो कोलैटरल, की अगर आप डिफॉल्ट कर गए उस लोन को देने में, तो बैंक को इस चीज का राइट रहेगा कि उस कोलैटरल का वो ओनर बन जाए, करेक्ट। यही चीज होती है। सिमिलरली जब आप कंपनी को क्रेडिट दे रहे हो, तो कंपनी को भी कोई ना कोई चीज कोलैटरल में देनी पड़ती है आपके सामने, कि अगर कंपनी आपको पैसा देने में फेल कर जाए तो यू वुड हैव द राइट टू यूज दैट पर्टिकुलर कोलैटरल, जो कि एक तरीके का सिक्योरिटी होता है। उसको आप उस कोलैटरल को बेच के आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। तो जहां पे आप कोलैटरल रखते हो, दैट इज नोन एज अ सिक्योर्ड लोन।
मतलब कि आपका लोन एक कोलैटरल से बैकअप है, तो सिक्योर्ड है। और एक दूसरा तरीका होता है जहां पे अनसिक्योर्ड लोन भी लिया जाता है। लेट्स से आप कोई ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है। रेप्यूटेड कंपनीज में क्या होते हैं कि अब कंपनी का रेप्यूटेशन अच्छा है तो इस चीज का ज्यादा चांसेस है कि आपको पैसे आ जाएंगे। तो क्योंकि उस चीज का चांसेस ज्यादा है तो कंपनी जो रेप्यूटेड होते हैं वो आपको कोलैटरल नहीं देते हैं, वो अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हैं। सिमिलरली जैसे कि अगर आप एक बहुत अच्छी तरीके से बैंक के साथ रिलेशन रखे हो, लेट्स से आप बैंक से लोन लेते हो एंड यू गिव अप योर क्रेडिट एट द राइट टाइम, प्रॉपर टाइम में आप अपने ईएमआई पे कर देते हो, तो सिमिलरली बैंक का भी एक ट्रस्ट बन जाता है आपके ऊपर, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। उसी हिसाब से अगर कोई कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल चल रही है तो उस कंपनी का भी एक रेप्यूटेशन होता है, तो द कंपनी वुड नॉट गिव यू अ डिबेंचर विद अ कोलैटरल। ठीक है, तो आप डिबेंचर होल्ड करेंगे, आपको पैसा मिलेगा, बट कंपनी कोलैटरल नहीं देगी बिकॉज वो रेप्यूटेड कंपनी है, आपकी रिस्क बहुत ज्यादा कम है उसमें इन्वेस्ट करने पे। तो ये है मेन फीचर्स, दीज आर द सेलिएंट फीचर्स दैट यू कैन लर्न अबाउट डिबेंचर्स। ठीक है, ये एक तरीके से अभी भी आपको एनालॉजिकल लग रहा है टू दैट ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का अगर आप देखोगे तो बॉन्ड में भी कुछ ऐसे ही तरीके से होता है, दैट इज ऑल्सो अ क्रेडिट होल्डिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन ऑल्सो बी रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम लोग कुछ डिबेंचर्स के बारे में समझ लेते हैं, कितने तरह के डिबेंचर्स होते हैं, देन वी वुड अंडरस्टैंड द स्लाइट डिफरेंसेस दैट डिबेंचर्स होल्ड विद बॉन्ड्स। ओके, तो क्या क्या टाइप्स होते हैं डिबेंचर्स के, तो हम लोग पैरामीटर वाइज टाइप्स को समझते हैं। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफेरेबिलिटी, मतलब कि आप अगर इस डिबेंचर को होल्ड कर रहे हो, इफ यू आर द होल्डर ऑफ दिस डिबेंचर, हाउ एग्जैक्टली कैन यू ट्रांसफर दिस होल्डिंग। मतलब कि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, द फाइनेंशियल मार्केट्स एक्चुअली गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि अगर आप कोई डिबेंचर होल्ड कर रहे हो तो आप किसी और को वो डिबेंचर पास ऑन कर सकते हो बीच पूरा। लेट्स से कि आपका जो भी टाइम मैच्योरिटी है, लेट्स से 0 to 2 इयर्स का टाइम मैच्योरिटी है, तो इन 0 to 2 इयर्स के बीच में भी आप क्या कर सकते हो, अपना रिडीम कर सकते हो डिबेंचर। सो यू कैन ट्रांसफर इट टू सम अदर ट्रेडर जो आपको उस चीज के लिए पैसा दे देगा एंड ही वुड होल्ड द लेटर पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आपको मतलब समझ में आ रहा है। तो पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी, एक होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक होती है बियरर डिबेंचर। इन केस ऑफ अ बियरर डिबेंचर यू कैन एक्चुअली ट्रेड इन द मार्केट, आप किसी और को दे सकते हो, आप अपना जो भी होल्डिंग है वो किसी और पे ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं डिबेंचर होल्ड कर रहा हूँ किसी कंपनी का, आई कैन गिव इट टू यू एज वेल, आप होल्ड कर सकते हो और आपको बाकी चीज का पैसा मिलता रहेगा कंपनी के थ्रू, लेकिन जब आप मेरे से लोगे यू हैव टू गिव मी सम मनी आउट। बेसिकली आई एम सेलिंग दैट सिक्योरिटी टू यू। और दूसरा होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड में क्या होता है कि कंपनी के रजिस्ट्रार में आपका नाम रहता है एज अ डिबेंचर होल्डर, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात करने के बाद ही आप कोई रजिस्टर्ड डिबेंचर को ट्रांसफर कर सकते हो। रजिस्टर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली, बियरर कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली। सो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफेरेबिलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। आई गेस यू हैव अंडरस्टूड दिस। उसके बाद आ जाती है रिडीमेबिलिटी के हिसाब से, मतलब किस हिसाब से उसको मतलब आप रिडीम कर सकते हो। 2 तरीका होता है, एक होता है रिडीमेबल डिबेंचर्स जो कि एक मैच्योरिटी पीरियड तक आप यूज करने के बाद आपको फिर रिडीम करना पड़ता है, एंड दैट इज एंड द नेक्स्ट इज नॉन रिडीमेबल जो कि लाइफ टाइम जब तक कंपनीज चल रही है तब तक कंपनी आपको कुछ ना कुछ कैश फ्लो देते रहेगी। ठीक है, नॉन रिडीमेबल जो होता है हमारे कंट्री में ये अवेलेबल नहीं होती है, रिडीमेबल इज अवेलेबल इन आवर कंट्री, सो आवर गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड इट, बट देयर आर फॉरेन कंट्रीज इन व्हिच नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स आर आल्सो फाउंड। फिर आ जाती है कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से, तो एक कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है। कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डिबेंचर्स इज अ कंप्लीटली बिग डिफरेंट सब्जेक्ट, तो वो सारे चीज डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट मैं इतना आपको बता देता हूँ, अगर डिबेंचर कन्वर्टेबल है, अगर डिबेंचर का कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्टेबल किया गया है, मतलब कि लेट्स से अगर डिबेंचर 2 साल तक चल रही है या फिर 3 साल तक चल रही है, तो 3 साल में जब मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगी वो डिबेंचर आपका शेयर्स में बदल सकता है, कंपनी के शेयर्स के हिसाब से बदल सकता है। अब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में एक रिस्क भी इन्वॉल्व है, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो उसका शेयर का मार्केट प्राइस भी अच्छा नहीं होगा। तो अगर ये पर्टिकुलर आप क्या बोलते हैं डिबेंचर्स को अगर आप चेंज कर देते हो शेयर्स पे, तो दिस इज बेसिकली अ लॉस फॉर यू। तो कन्वर्टेबल में एक तरीके का रिस्क भी होता है, बट एट द सेम टाइम कन्वर्टेबल में रिटर्न्स भी अच्छा हो सकता है इफ एवर द शेयर्स ऑफ द कंपनी इज इन अ गुड मार्केट प्राइस। ठीक है, दूसरा होता है नॉन कन्वर्टेबल, जो कि अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मल डिबेंचर्स होती है जिसका टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाता है, आपको पैसा इंटरेस्ट के साथ मिल जाता है और वहीं के वहीं ट्रांजैक्शन खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है कोलैटरल बेस्ड, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि एक होती है सिक्योर्ड और दूसरी होती है अनसिक्योर्ड। सो बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, द वे डिबेंचर्स वर्क। ओके, नाउ इज द टाइम टू अंडरस्टैंड कि डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या फर्क होती है। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में काफी सारे स्लाइड डिफरेंसेस हैं, लेट अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। सबसे पहले बॉन्ड के अगर हिस्से से अगर आप देख लें तो सबसे पहले बॉन्ड्स मोस्टली सिक्योर्ड होता है।
एक चीज जान लेना कि बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इंटरचेंजेबली मार्केट में यूज किया जाता है। बेसिकली अगर आप किसी भी फाइनेंस के इंसान को पूछोगे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में फर्क क्या है, दे वुड से इट्स बेसिकली द सेम। ठीक है, ज्यादा बिल्कुल फर्क नहीं होता है, बट देन ऑल्सो देयर आर सम लिटिल डिफरेंसेस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सटल डिफरेंसेस होते हैं। एक होता है बॉन्ड्स में मोस्टली सिक्योर्ड होता है, ऐसा नहीं है कि बॉन्ड्स अनसिक्योर्ड नहीं होता है, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं। डिबेंचर्स मोस्टली अनसिक्योर्ड होते हैं, लेस सिक्योर्ड होता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप द कंपनी इज इशूइंग द बॉन्ड। जो कंपनी रेप्यूटेड है वो कभी भी सिक्योर्ड डिबेंचर नहीं अनाउंस करते हैं, वो अनसिक्योर्ड डिबेंचर से अनाउंस करते हैं, बिकॉज दे एक्चुअली टेक दैट रेप्यूटेशन एज अ वे नॉट टू गिव एनी काइंड ऑफ कोलैटरल टू द डिबेंचर होल्डर। ठीक है, कंपनीज भी यही चाहती है कि आप लोन अगर कोई दे रहा है तो उसको बस सिंपली पैसा रखूं मैं, उसको मैं कोई वो नहीं दूं, एक तरीके से आप कोई सिक्योरिटी नहीं। तो कंपनीज के पर्सपेक्टिव से अगर सोचोगे तो डिबेंचर्स मैक्सिमम अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि जो भी रेप्यूटेड कंपनीज होते हैं वही डिबेंचर्स अनाउंस करते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बॉन्ड्स के हिसाब में हैज लिटिल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड्स का जो होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, डिबेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि डिबेंचर्स मोस्टली प्राइवेट कंपनीज इशू करती है तो उसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, इस वजह से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। बॉन्ड्स में क्या होता है, एक्रूअल बेसिस पेमेंट होता है। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों में इस तरीके का मैच्योरिटी पीरियड रहता है। लेट्स से ये 4 टाइम में आपको पेमेंट होगा, तो बॉन्ड्स में क्या होता है, अगर इस टाइम पे बॉन्ड्स में पेमेंट नहीं हो पाया या फिर इस टाइम में पेमेंट नहीं हो पाया तो लास्ट में सारे इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट मिल जाती है। डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है, डिबेंचर्स में पीरियोडिक पेमेंट्स होता है। सो एक्रूअल बेसिस पेमेंट मतलब कि इफ एवर दे मिस वन पेमेंट दे हैव टू अक्रू दैट पेमेंट इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद आती है प्रायोरिटी ऑन सॉल्वेंसी इज मोर, मतलब कि कंपनी या फिर जो इशू किए हैं बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स को, अगर वो एक तरीके से बैंकरप्ट चले जाए तो बॉन्ड होल्डर्स को सबसे पहले उस चीज का प्रेफरेंस मिलता है, डिबेंचर्स को प्रेफरेंस बाद में मिलता है। सो प्रायोरिटी ऑफ द डिबेंचर्स आर आफ्टर दैट। अगर आप जानते हो इस चीज के बारे में, बैंकरप्ट जब कोई कंपनी होती है या फिर कोई कंपनी अगर सॉल्वेंसी में चल जाती है, सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पैसा मिलता है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, उसके बाद शेयर्स मिलते हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको पैसा मिलता है। शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम टाइम पे मिलता ही नहीं है, क्योंकि जब बैंक्रप्सी हो जाती है तो बहुत ज्यादा कम हो जाता है प्राइस। उसके बाद अगर आप देखोगे तो इशूड बाय गवर्नमेंट और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, मोस्टली जो बॉन्ड्स होते हैं वो फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस जैसे कि बैंक्स वगैरह या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, यही तो अनाउंस करते हैं। ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिबेंचर्स जो होती है, डिबेंचर्स आर मोस्टली इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज ओनली, दैट इज व्हाई यू हैव मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट इन अ डिबेंचर। आई गेस आपको ये जो सारे डिफरेंसेस है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई गेस आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपको किसी भी तरीके का ओपिनियन है इस वीडियो को लेके, कोई भी चीज में मिस कर गया, किसी भी चीज में आपको लगा कि गलती है, सही होनी चाहिए, तो उस चीज के बारे में जरूर कमेंट करें। विल बी हैप्पी टू रीड योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।